बस टाटा पावर लिमिटेड ने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस किए, लेकिन नंबर्स आने के बावजूद भी इस हफ्ते यानी कि आज वीकेंड और इस हफ्ते जितनी भी सेशन यहां पर रहे, उन सभी सेशन में वापस रिकवर होता नहीं दिखा टाटा पावर लिमिटेड। लास्ट वीडियोस में हमने 390 से 400 ये रेंज रखी थी आपके रेजिस्टेंस की, लगभग पिछले 3-4 वीडियोस से। अब टाटा पावर लिमिटेड क्या इस रेंज पर वापस से रिबाउंड करेगा? यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग है, एक एक करके सब चीजों को यहाँ पर समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब तभी करना जब किसी पॉइंट पर आपको लगे कि हाँ ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है। ठीक है, आपको एक अपडेट देखने को मिल रही होगी, एक आर्टिकल बेसिकली कि क्वार्टर वन के टाइम फ्रेम पर एफआईआईज ने बाइंग करी है। ठीक है, ये आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्वार्टर वन के टाइम फ्रेम के अंदर एफआईआईज ने अपना स्टेक जो है इंक्रीज किया है टाटा पावर और दो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के अंदर। लेकिन यह आर्टिकल पब्लिश होता है 2 अगस्त को और क्वार्टर वन का टाइम फ्रेम खत्म कहां पे होता है? जून में। जून के अंदर क्वार्टर वन का टाइम फ्रेम खत्म होता है। आपके पास डाटा कैसे आता है? जून का डाटा आता है, आपके पास मार्च का डाटा आता है, सितंबर का, दिसंबर का, ऐसे ही डाटा हमारे पास आते हैं ना। लेकिन कब एफआईआईज ने खरीदारी करी है इस पूरे डाटा में, इस पूरे क्वार्टर वन के टाइम फ्रेम के अंदर, इसको हम कैसे निकाले? क्योंकि भैया ये आर्टिकल तो हमारे पास 2 अगस्त को पब्लिश हो गया और अब 2 अगस्त को हमें पता लग रहा है कि भैया एफआईआईज ने खरीदारी यहां पर करी है, एफआईआईज ने स्टेक बढ़ाया है। लेकिन एफआईआईज ने स्टेक 2 अगस्त को थोड़ी बढ़ाया है। तो अगर हम इस तरह के आर्टिकल्स यहां पर न्यूज के बेस पर ये समझते हैं कि एफआईआईज ने अपनी जो स्टेक है वो बढ़ा ली है, तो हम क्या करते हैं? हम ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। रादर देन हम ये नहीं समझते कि अगर एफआईआईज ने स्टेक बढ़ाया होगा तो वो कहां बढ़ाया हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। इसके लिए आपको यह करना होता है कि क्वार्टर टाइम फ्रेम जितना होता है, 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम जितना भी आपका रहता है, उस टाइम फ्रेम के चार्ट पैटर्न पर आप जाओगे। आप चार्ट पैटर्न पे गए, आप देखोगे कि भैया इतने टाइम फ्रेम पर कितने लोज लगे और कितने हाइज लगे। आप उस पर प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज निकालोगे कि मोस्ट प्रोबेबली एफआईआईज ने इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जाकर एक खरीदारी करी होगी, यानी कि जून तक खरीदारी यहां करी होगी एफआईआईज ने। रादर देन कि हम ये सोचे कि 2 अगस्त को ही खरीदारी करी होगी, क्योंकि ये डाटा हमारे पास 2 अगस्त को आ रहा है, लेकिन ये डाटा क्वार्टर वन का है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, लोग गलती करते हैं इस बात को लेकर के कि भैया एफआईआईज ने खरीद लिया। पता चलता है बाद में कि भैया एफआईआईज ने एक पर्टिकुलर लेवल पर नीचे जाकर खरीदा था और फिर बाद में जब वो बढ़ा और जब आपके पास ये आर्टिकल्स आने शुरू हुए, तब तक एफआईआईज जा चुके थे। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैटर करती हैं हमेशा एक अच्छा डिसीजन बनाने के लिए। तो कभी भी आपके पास ये इस तरह का डाटा नहीं आता कि आज एफआईआईज ने खरीद लिया या आज डीआईएस ने यहां पर खरीद लिया। आपके पास सीधा यही डाटा आता है एक पर्टिकुलर क्वार्टर के बाद में कि हाँ जून में इतनी होल्डिंग पैटर्न आपके पास आ चुका है। तो हमें उसकी पॉसिबिलिटीज, एजम्पशंस कहां लिया होगा, क्या किया होगा, वो निकालना होता है। क्योंकि हर बार आपके पास सारे डाटा अवेलेबल नहीं होते टाइम टू टाइम या ऑन डेली बेसिस। तो आई होप कि ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। क्वार्टर वन के नंबर्स कंपनी ने दिए जून 2025। सबसे पहले देखेंगे कंपनी के सेल्स रेवेन्यू यानी कि इनकम। सो जून 2025 में कंपनी ने सेल्स दिए 18,035 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जंप है, काफी अच्छा खासा जंप है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी जंप कंपनी ने शो किया है। अब हमें यहां क्या नजर आ रहा है कि जून क्वार्टर में कहीं ना कहीं कंपनी एक बेंचमार्क क्रिएट करती है और इस बेंचमार्क को कंपनी ने कंटिन्यू रखा जून 2025 में। अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बाद हमारा आता है ओपीएम परसेंटेज। तो भैया एक्सपेंसेस अगर कम रहेंगे तो कंपनी का ओपीएम परसेंटेज बढ़ेगा। तो जून 2025 में 20% का ओपीएम परसेंटेज है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगर आप यहां देखोगे तो 2% का इंक्रीज आया है, यानी कि बोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुए हैं। अब आता है हमारा अगला सेगमेंट जिसको हम कहते हैं टैक्स परसेंटेज। यहां पे आगे कंपनी का टैक्स परसेंटेज थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। यस, 22% का कंपनी ने इस बार टैक्स दिया है, जो कि मार्च में था 18%, यानी कि 4% का जंप है टैक्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2% का जंप है। अब 4% का जंप टैक्स के अंदर आया, जिसकी वजह से कंपनी का जो एट द एंड नेट प्रॉफिट है वो भी 4% गिरा। ऑल्दो आप देख रहे हो कि टैक्स परसेंटेज से पहले कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे, पर 4% का टैक्स में इंक्रीज आने की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिप कर जाती है। 38 और 6 कितना हो गया 44, लगभग 44 करोड़ का डिक्लाइन कंपनी का आता है प्रॉफिट्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, वेयरएज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने 73 करोड़ के आसपास का जंप दिया है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में। तो भैया ओवरऑल अगर हम कंपनी के नंबर देखें तो बहुत अच्छे हैं, कंपनी ने एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश करा है। जस्ट एक ही कंपनी के पास रेड फ्लैग आता है, वो भी हम येलो फ्लैग लेकर के चल सकते हैं। रीजन क्योंकि टैक्स परसेंटेज आपका 4% बढ़ा है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, बट इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है, स्टिल इट्स अ डिक्लाइन, तो हम येलो फ्लैग लेकर के चल सकते हैं कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी में। लेकिन अगर हम ओवरऑल कंपनी को नंबर लें, आई गेस यहां पर एक ग्रीन फ्लैग कंपनी डिजर्व करती है। आपको क्या लगता है कंपनी ने किस तरह के नंबर दिए, क्या येलो फ्लैग मिलना चाहिए या फिर ग्रीन फ्लैग? कमेंट बॉक्स में अपना फ्लैग चूज आप कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं आगे, बीएसई सेंसेक्स मार्केट ने लास्ट सेशन के अंदर क्या दिखाया हमें, 80,800 मार्केट का फाइनल बेस ब्रेक डाउन हो जाता है। हमें पता है कि हमारे 3 लेवल्स मार्केट में लगभग पिछले 3 से 4 महीने से काम करते चले जा रहे थे। कितने? 80,800, 81,500 और 82,300, ये 3 लेवल्स काम कर रहे थे। 82,300 रेजिस्टेंस, उसको ब्रेकआउट करा, उसके बाद हमने 84 और 83 के आसपास के रेजिस्टेंस लिए थे। अब मार्केट ने लास्ट सेशन में 80,800 को भी ब्रेकडाउन कर दिया। तो अगर मार्केट 80,800 सस्टेन नहीं करता तो आपका क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन रही है? चार्ट पैटर्न पे आते हैं। तो भैया ये है आपका चार्ट पैटर्न टाटा पावर का। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है, ठीक है। अब लास्ट सेशन के अंदर यहां पर हुआ क्या है कि 390 जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि 390 से 400 रुपए की रेंज का जो आपका रेजिस्टेंस है, इसको हम पिछले 5 वीडियो से देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वो रेंज आपकी ब्रेक डाउन हो गई, सेलिंग आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, लगातार येलो क्रॉसओवर के नीचे शेयर यहां पर क्लोज हो रहा है, बॉलिंजर बैंड का येलो क्रॉसओवर। तो ऐसे में अगर नंबर ये अच्छे हैं जो कि नजर आ रहा है, तो अगर स्टॉक आपका 390 और 400 पे सस्टेन होने पे कामयाब हो जाता है, और अच्छी चीज ये हो सकती है कि आपका 400 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करे, तब हम कहेंगे कि हाँ यहां से फर्दर पॉसिबिलिटी बनती है एक अच्छे ब्रेकआउट की। लेकिन नंबर्स का ऑप्टिमिज्म अगर पड़ता है और 395 के पास आकर के शेयर रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अभी भी हम रिस्ट्रिक्शन फेज के अंदर ही चलने वाले हैं टाटा पावर लिमिटेड में, ठीक है। यानी हमें ब्रेकआउट चाहिए और सस्टेनेबिलिटी चाहिए 390 से 400 के बीच, और उसके ऊपर का ब्रेकआउट और फिर सस्टेनेबिलिटी। तब हम कहेंगे कि हाँ अब यहां पर पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, स्टिल हमको कॉशियस रहने की जरूरत है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, क्या यहां पर नंबर्स आने के बाद में रिकवरी देखने को मिलेगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन यस या नो में शेयर कर सकते हो। आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।